हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों हिंदी भाषा प्रथम और द्वितीय को करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास उन सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन भी साथियों का यूटेट पेपर 1 या पेपर 2 में हिंदी को या तो प्रथम या हिंदी को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में लिया है। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है तो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण रहने वाला है। ठीक है। और साथ में साथियों हम इस क्लास में आंकलन को भी समझने वाले हैं कि आंकलन किसे कहते हैं या आंकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और साथियों ये हिंदी पेडालॉजी की क्लास नंबर 7 है। और इस क्लास में दोस्तों हमने हिंदी पेडालॉजी को ख़त्म कर लिया है। अब जो एक टॉपिक बचेगा वो 2020 की शिक्षा नीति बचेगी और उसको हम अगले क्लासों में उसको भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे में हिंदी पेडालॉजी की जो क्लासें हैं और जो टॉपिक है वो सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम आकलन को समझने वाले हैं। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण को जानने से पहले हम आकलन को समझने वाले हैं कि आकलन का क्या उद्देश्य है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आकलन का क्या उद्देश्य है तो जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वो छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, इसलिए हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं कि जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वो छात्र ने कितना सीखा, इसलिए हम आकलन करते हैं। और साथ में दोस्तों इसलिए भी हम आकलन करते हैं कि छात्रों की समस्याओं को दूर करना या छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी हम आकलन करते हैं कि बच्चे को सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, कहाँ बच्चा सीखने में असफल हो रहा है, इसलिए भी दोस्तों आकलन किया जाता है। और आगे है दोस्तों कि छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। और इसलिए भी दोस्तों आकलन किया जाता है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, छात्र की योग्यता, रुचि, कुशलताओं की पहचान करते हैं और फिर हम उसके अनुसार शिक्षण विधि को क्या करते हैं दोस्तों, तैयार करते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम मूल्यांकन के अंतर्गत ही दोस्तों आकलन आता है और साथ में मापन भी आता है। तो आइए समझते हैं पहले आकलन को। तो दोस्तों आकलन में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। तो दोस्तों आकलन में हम क्या देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है या बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है। और अगर हम मापन की बात करते हैं दोस्तों तो मापन में यह देखते हैं कि बच्चा कितने प्रतिशत सीखा है। तो अगर हमने ये पता लगाना है कि बच्चा कितने प्रतिशत सीखा है तो हम मापन करेंगे। और अगर हमें ये पता लगाना है कि बच्चा कैसे सीखता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे। ठीक है। और दोस्तों आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन के हिस्से हैं। तो आकलन और मापन किसके, दोनों दोस्तों मूल्यांकन के हिस्से हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण को या शिक्षण को जानने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों आइए समझते हैं पहले निदानात्मक परीक्षण को। तो दोस्तों जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है, तो दोस्तों जब एक शिक्षक क्या करता है किसी भी विषय में, वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है या सामाजिक हो सकता है या साइंस हो सकता है या मैथ हो सकता है, जब एक शिक्षक बच्चों को किसी भी विषय में कार्य करने को देता है तो उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है। या तो दोस्तों छात्र उसमें क्या हो रहा है, असफल हो रहा है और या सीखने में क्या कर रहा है, कठिनाई अनुभव करता है। तो छात्र की असफलता, वो कठिनाई के पीछे का कारण जानना कि बच्चे को कहाँ पे समस्या आ रही है और क्यों आ रही है, ये कारण जानना ही दोस्तों क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, निदानात्मक परीक्षण कहलाती है। कि जब हम बच्चे की क्या करते हैं, समस्याओं का पता लगाते हैं कि बच्चे को सीखने में कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ बच्चा असफल हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे परीक्षण को ही क्या कहा जाता है, निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। तो जब शिक्षक बच्चे की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण कराता है, तो दोस्तों जब शिक्षक क्या करता है, बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण कराता है तो वो प्रक्रिया या यही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है।
तो दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि पहले निदानात्मक शिक्षण होता है और इसमें एक शिक्षक बच्चे की समस्याओं का पता लगाता है कि कहाँ पे कठिनाई आ रही है और बच्चा कहाँ पे सीखने में असफल हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों उन कमियों को दूर करने के लिए ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण आता है। तो ये इसलिए कि पहले क्या करते हैं, हम निदान करते हैं कि बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ पे कठिनाई आ रही है, इन बातों का पता लगाते हैं और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए ही दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। दोबारा से टीचिंग कराई जाती है, दोबारा से बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए शिक्षण कराया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगले कक्षा में या अगले क्लास में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर और अब हम समझने वाले हैं उपलब्धि परीक्षण। और उपलब्धि परीक्षण से भी साथियों प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी क्या सीखा, ने क्या सीखा। ठीक है। तो दोस्तों हम उपलब्धि परीक्षण में क्या अनुमान लगाते हैं कि शिक्षण कार्यक्रम में एक शिक्षार्थी ने क्या सीखा। ठीक है। और साथ में दोस्तों भाषा कौशल कहाँ तक वो सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग करना किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पा रहा है। इन सब का पता किस में लगाते हैं दोस्तों, हम इन सब जानकारियाँ हमें किस में मिलती हैं या ये सब हम किस में ज्ञात करते हैं, उपलब्धि परीक्षण के तहत हमें ये सब बातें पता चलती है। ठीक है। तो अब समझने वाले हैं साथियों अभिरुचि परीक्षण। तो आइए समझते हैं अभिरुचि परीक्षण को। तो दोस्तों इसमें यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि है, रखता है अथवा नहीं। तो अभिरुचि शिक्षण में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक छात्र का ये पता लगाते हैं कि शिक्षार्थी का हम ये पता लगाते हैं कि वो भाषा सीखने के लिए अभिरुचि रखता है अथवा नहीं रखता है। ठीक है। और आगे है दोस्तों कि यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। ये भी हम अभिरुचि शिक्षण में पता लगा पाते हैं। ठीक है। और आगे है दोस्तों इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा का पूर्व ज्ञान हो। तो इस शिक्षण में अभिरुचि शिक्षण में दोस्तों ये आवश्यक नहीं है कि जो शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा का ज्ञान पूर्व ज्ञान हो। ठीक है। किंतु दक्षता परीक्षण के लिए लक्ष्य भाषा का ज्ञान का होना आवश्यक है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है बहुभाषिकता। तो दोस्तों एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में मानता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुभाषिकता को किसके संसाधन के रूप में मानता है, ना कि क्लास में अवरोध या समस्या के रूप में। ठीक है। तो बहुभाषिकता क्या है दोस्तों, क्लास में संसाधन के रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है। ठीक है। और बहुभाषिकता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों बहुभाषी कक्षा में जो बच्चे की मातृभाषा है या बच्चे की क्षेत्रीय भाषा है उसको किसके रूप में माना जाता है, संसाधन के रूप में माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है ये पाठ्य पुस्तक से रहने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों कई संसाधनों में से एक संसाधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है, कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक कई संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है लेकिन पाठ्यक्रम ही एकमात्र संसाधन नहीं है। ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि दोस्तों रंग बिरंगी होनी चाहिए, कि पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए। तो दोस्तों जब हम क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे या प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे या प्राइमरी के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे होंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए। क्यों रंग बिरंगी होनी चाहिए, कि छोटा बच्चा जब रंग बिरंगी किताबों को देखेगा तो वो उसके ओर क्या होता है, आकर्षित होता है और वो उस टॉपिक को पढ़ने में क्या लेगा, रुचि लेगा।
और आगे बताया जा रहा है कि दोस्तों आसान भाषा में होनी चाहिए, कि पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए। तो दोस्तों 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, सभी के लिए पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आम भाषा में होनी चाहिए या बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। और आगे बताया जा रहा है कि व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा उसमें सैद्धांतिक बातें की जा रही हो। ठीक है। और आगे है दोस्तों कि बच्चे के स्तर के अनुभव अनुरूप होनी चाहिए। तो दोस्तों जो बच्चा है, तो जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि बच्चा हमारे पास क्लास 1 से 5 के हैं और हमने बना लिया 12 क्लास के सिलेबस के अनुरूप। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस स्तर का बच्चा है उसी स्तर से या उसी अनुरूप क्या होनी चाहिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं त्रिभाषा सूत्र। ठीक है। तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, तो त्रिभाषा सूत्र 1964 से 1966 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का संकल्पना दी गई। ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र में ये बात बताई जा रही है कि हमें पहली भाषा के रूप में किसको, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और आगे है दोस्तों कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई आधुनिक भाषा या अंग्रेजी को गैर हिंदी भाषा के क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे हिंदी क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे हिंदी को तो आपने क्या है प्रथम लैंग्वेज के रूप में पढ़ा लिया। अगर आप द्वितीय लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना चाह रहे हो तो वहाँ पे क्या है, या तो आधुनिक भाषा या आप अंग्रेजी को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पे दोस्तों गैर हिंदी क्षेत्रों में आपको हिंदी को क्या है द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। और आगे है दोस्तों कि तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया जाए। तो दोस्तों तीसरे भाषा के रूप में हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी है, तो जहाँ पे हिंदी, गैर हिंदी और हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ पे क्या है अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया गया हो या प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया गया हुआ, तो वहाँ पे तृतीय भाषा के रूप में हमें क्या है हिंदी या अंग्रेजी को नहीं पढ़ाना है। वहाँ पे हमने क्या करना है, भारतीय कोई आधुनिक भाषा को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाना है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।